यदि बहुजन समाजवादी पार्टी की नीतियों और उसके फैसलों का बारीकी से आकलन किया जाए तो पता चलता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी भले ही किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन करे, लेकिन उसका अधिकांश लाभ बहुजन समाजवादी पार्टी को ही होता है। इसका उदाहरण बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ किए गए गठबंधन है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। साथियों, भारत की राजनीति में यदि किसी नेता को लेकर सर्वाधिक विवादास्पद और विरोधाभासी बयानबाजी देखने को मिलती है तो है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हैं। यूट्यूब तथा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर उनकी ऐसी वीडियो देखने को मिलती हैं जिनमें उनके द्वारा कही गई बातों में विरोधाभास प्रतीत होता है। ऐसा ही एक भाषण उन्होंने बीते शनिवार को एक पुस्तक विमोचन के दौरान दिया। इस भाषण में राहुल गांधी ने अपने ही बातों से इतने विरोधाभास पैदा किए हैं कि उसको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक पंडित राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर अल्हड़, नासमझ तथा इमेच्योर कह रहे हैं। इस भाषण में राहुल गांधी ने अपने विरोधाभासी बयानबाजी के दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के ऊपर भी कटाक्ष किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व बसपा तथा बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के पास गठबंधन का ऑफर किया था, लेकिन मायावती ने इसका उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने लगभग पूरी तरह सरेंडर कर दिया। इस पर राहुल गांधी ने बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती के ऊपर यह कहते हुए आरोप भी लगाए कि उन्होंने सीबीआई तथा सरकार के डर से चुनाव में सरेंडर कर दिया और आसानी से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने दिया। खैर, यह राहुल गांधी की अपनी बातें हैं। इस बात से तिलमिलाई बहुजन समाजवादी पार्टी की नेत्री तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के द्वारा तुरंत ही राहुल गांधी को इसका करारा जवाब भी दिया गया। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा कही गई बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, वह पूर्णतः मिथ्या है तथा अतार्किक है। मायावती ने आगे कहा कि राहुल गांधी को बहुजन समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर कोई भी बात कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उन्होंने यहां तक भी कहा कि कांग्रेस तथा राहुल गांधी को यह विचार करना चाहिए कि यहां तक जो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है उसके सामने उन्होंने क्या भूमिका निभाई, उन्होंने क्या प्रतिरोध किया, उनकी अपनी भूमिका क्या रही। उन्होंने यहां तक भी कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, उसके बाद किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी करे। बहरहाल यह बात रही कांग्रेस के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी पर की गई टिप्पणी और राहुल गांधी को मायावती के द्वारा दिए गए जवाब की। लेकिन राहुल गांधी की इस भाषणबाजी में एक बात निकलकर सामने आती है कि राहुल गांधी को भारतीय राजनीति तथा कांग्रेस की बुनियादी नीतियों की समझ अभी तक नहीं है। साल 2004 में राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद अभी तक लगभग 18 साल के लंबे समयांतराल के बाद भी राहुल गांधी राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में परिपक्व दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी की राजनीतिक सलाहकार टीम की समझ पर भी सवाल उठते हैं, जो उन्हें इस तरह के बयानबाजी की सलाह देती है या उनका उचित मार्गदर्शन नहीं करती है। जिस तरह से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री हुई है, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी का राजनीति में प्रवेश एक्सपेरिमेंटल था। वह एक एक्सीडेंटल नेता बने और इसके बाद अनएक्सपीरियंशियल नेता बनकर रह गए हैं। मायावती से गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के द्वारा जो बातें कही गई, इसके बारे में या तो राहुल गांधी जानते हैं
या फिर मायावती जानती हैं, और दोनों ही नेताओं ने अपने अपने पक्ष सार्वजनिक कर दिए हैं। लेकिन यह एक बात विचारणीय है कि यदि राहुल गांधी को कांग्रेस की मूलभूत नीतियों तथा उनके मतदाताओं के बारे में जानकारी होती तो वह शायद इस बात को न कहते। दरअसल कांग्रेस का शुरुआती दौर से ही जो मतदाता रहा है वह मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण रहा है। शाहबानो केस के बाद मुस्लिम मतदाताओं का कांग्रेस से मोह भंग होना शुरू हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस के बाद मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के स्थान पर स्थानीय तथा अन्य राजनीतिक दलों को विकल्प के तौर पर चुन लिया। इसके साथ ही 1984 में अस्तित्व में आई बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से दलित वर्ग के बीच चेतना पैदा की गई और उनके बीच गहरी पैठ बनाई गई, उससे कांग्रेस के बड़े मतदाता वर्ग यानी दलित वर्ग के बीच भी कांग्रेस को लेकर उहापोह की स्थिति पैदा हुई और यह वर्ग धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ खिंचता चला गया। बाद में श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़े होने लगी, उससे ब्राह्मण वर्ग भी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। ऐसी स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगभग शिथिलता तथा गर्त की तरफ चली गई। इन स्थितियों में कांग्रेस के द्वारा अपने मतदाताओं को रोकने तथा उनके बारे में विचार करने की जहमत तक नहीं उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में चली गई और आज वर्तमान स्थिति में आ चुकी है। वर्तमान में झारखंड और राजस्थान को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी बदतर हो चुकी है। ऐसे में उनके द्वारा जब बहुजन समाजवादी पार्टी को यह ऑफर दिया जाता है कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करे और कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करेगी, तो ऐसी स्थिति में यह बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वह सोच विचार कर कांग्रेस के ऑफर को स्वीकार करे या ना करे। भले ही 2022 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेकार रहा है तथा वह एक विधानसभा सीट जीतने में ही कामयाब हो सकी है, इसके बावजूद बहुजन समाजवादी पार्टी यह भली भांति जानती है कि उसे किसके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना है। यदि बहुजन समाजवादी पार्टी की नीतियों और उसके फैसलों का बारीकी से आकलन किया जाए तो पता चलता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी भले ही किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन करे, लेकिन उसका अधिकांश लाभ बहुजन समाजवादी पार्टी को ही होता है। इसका उदाहरण बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ किए गए गठबंधन है। ऐसी स्थिति में यदि राहुल गांधी के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन के लिए ऑफर किया गया था तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने जरूर यह विचार किया होगा कि कांग्रेस से गठबंधन के बाद उन्हें क्या नफा होगा और क्या नुकसान होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि उसके पास जो मुस्लिम तथा दलित वोट बैंक है वही वोट बैंक कभी कांग्रेस का भी हुआ करता था। ऐसी स्थिति में यदि बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है और कांग्रेस राजनीतिक चपलता दिखाते हुए उसके दलित वोट बैंक में सेंध लगाती है तो यह बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कतई भी ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि दलित वोट बैंक तेजी से कांग्रेस की तरफ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को चित्त करने के लिए विचार कर बैठे मुस्लिम मतदाता भी तेजी से वापस कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहां क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत संकट खड़ा हुआ वही बहुजन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व भी संकट में आ सकता है। ऐसी स्थिति में यदि राहुल गांधी के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन का प्रस्ताव दिया भी गया होगा तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने सोच विचार कर इसे स्वीकार नहीं किया। भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा हो तथा उसकी बड़ी दुर्गति हुई हो, इसके बावजूद भी यदि बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से चुनावी गठबंधन नहीं किया तो इसे राजनीतिक रूप से एक सही निर्णय ही कहा जा सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह मायावती की सोच तथा समझ के ऊपर सवाल उठाए गए वह राहुल गांधी की राजनीतिक इमेच्योरिटी तथा नासमझी को ही प्रदर्शित करती है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मायावती को पूरा अधिकार है कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी का नफा नुकसान देखते हुए यह निर्णय स्वतंत्र रूप से ले
कि उन्हें किसके साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं करना है। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यदि बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती तो वह उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मायावती के द्वारा उनकी बात को सीरियस नहीं लिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि राहुल जी, मायावती एक ऐसे दल की नेता है जो उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है तथा उनका एक मजबूत कैडर बेस वोट बैंक भी है। ऐसे में आपकी बात को मायावती के द्वारा सीरियस नहीं ले जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। आगे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।